यूरोप आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोगों की पहचान उनके देश से नहीं बल्कि उनके राजा से होती थी। पूरे यूरोप में छोटे छोटे राज्य थे, हर राज्य का अलग राजा, अलग कानून, अलग व्यवस्था। जनता के पास कोई अधिकार नहीं था। राजा जो चाहता वही कानून बन जाता। गरीब जनता मेहनत करती थी और अमीर लोग शाही जिंदगी जीते थे। फ्रांस की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी, दूसरा वर्ग अमीर और सामंत, तीसरा वर्ग किसान, मजदूर और आम जनता। सबसे ज्यादा टैक्स आम जनता देती थी, लेकिन अधिकार सबसे कम उसी के पास थे। गरीबी बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, लेकिन राजा अपनी शाही जिंदगी में व्यस्त था। महलों में दावतें चल रही थीं और जनता भूख से परेशान थी। धीरे धीरे जनता का गुस्सा बढ़ने लगा। फिर आया साल 1789, जिसने इतिहास बदल दिया। फ्रांस की जनता सड़कों पर उतर आई। लोगों ने पेरिस की मशहूर जेल बास्तील पर हमला कर दिया। बास्तील सिर्फ एक जेल नहीं थी, वह राजा की तानाशाही का प्रतीक थी। जब बास्तील टूटी तो जनता का डर भी टूट गया। अब लोग खुलकर बोल रहे थे, देश पर अधिकार जनता का होना चाहिए, किसी राजा का नहीं। यहीं से शुरू हुई राष्ट्रवाद की भावना। अब लोग खुद को राजा की प्रजा नहीं बल्कि राष्ट्र का नागरिक मानने लगे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद बहुत बड़े बदलाव हुए। सामंतवाद खत्म किया गया, विशेष अधिकार खत्म किए गए, सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया गया। फ्रांस में नया राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जिसे कहा गया ट्राइकलर। नई शपथ ली गई, नए राष्ट्रगीत बनाए गए और फिर पूरा फ्रांस गूंज उठा। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। धीरे धीरे यह विचार पूरे यूरोप में फैलने लगा। अब दूसरे देशों के लोग भी स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग करने लगे। जनता समझ चुकी थी, अगर लोग एकजुट हो जाए तो सबसे बड़ी राजशाही भी हिल सकती है। फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप की राजनीति बदल दी और यहीं से शुरू हुआ आधुनिक राष्ट्रवाद। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब आने वाला था एक ऐसा नेता जो पूरे यूरोप को बदल देगा। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। पार्ट 2 में जानेंगे नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे फैलाया